गुड मॉर्निंग। लोग आ ही रहे हैं अभी भी। चलिए। तो अब हमको आज से सब्जेक्ट शुरू करना है एंड दैट सब्जेक्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वेरी गुड। नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें स्टैंडर्ड वर्ड पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना क्या है वो भी देखना पड़ेगा। ये अकाउंटिंग नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग है। तो यार पहले तो अपन समझें कि ये सब्जेक्ट क्यों लाए और इनमें साला ऐसा क्या है कि अकाउंट्स के पेपर में मॉड्यूल खोल के देखो तो सिवाय इनके कुछ दिख ही नहीं रहा है। चैप्टर तो ढूंढे ढूंढे मर गया आदमी कि कोई चैप्टर मिल जाए। तो चैप्टर क्या मिल रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फ्रेमवर्क, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहला मॉड्यूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूर्णतः समर्पित। नमस्ते। दूसरा मॉड्यूल asset based accounting standard, liability based accounting standard, accounting standard based on item of financial statement, revenue based accounting standard, other accounting standard, accounting standard for consolidation। दूसरा मॉड्यूल भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समर्पित है। समझ में आ गया? अब अगर कोई बोले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो 20-25 नंबर के आते हैं तो लपड़ मार देना, बोलना तू बेवकूफ मत समझ हमको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड एनेक्सर, यहाँ से चालू होता है आपके चैप्टर। कुल जमा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बायबैक, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड ब्रांचेस। ये अकाउंटिंग के नाम पे। समझ में आया? अच्छा, तीनों मॉड्यूल को अगर मैं वेटेज के हिसाब से लूं तो डेफिनेट सी बात है कि 33 नंबर के तीनों मॉड्यूल रहेंगे। एक नंबर वो उनके हिसाब से कुछ आउट ऑफ कोर्स पूछना हो कभी तो, है ना? तो कृपा करके बिल्कुल भी सिलेक्टिव ना बने कि भाई पहला पहला मॉड्यूल तो थ्योरी थ्योरी है तो मैंने छोड़ दिया। इंस्टीट्यूट तेरे को 6 महीने के लिए छुट्टा छोड़ देगी। डोंट बी सिलेक्टिव। जो सिलेक्टिव बने हैं उनके घरों में शोक सभाएं चल रही है ना? हाँ, तो ज्यादा शाणा बनना मत, सीधे आओ। अपन शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 3 अकाउंटिंग के मॉड्यूल हैं, इनके अंदर भर भर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं। ये ना चीज ये खाकसार आपको क्या पढ़ाने वाला है वो बता दे। पहला चैप्टर मेरा, दूसरा चैप्टर मेरा, तीसरा चैप्टर मेरा, चौथे चैप्टर के अंदर खुल जाओ ना प्रभु, तुम भी मजे लोगे क्या? पूरा। हाँ, 1 मेरा, 3 नाटा सर का, 17 मेरा, 18 मेरा, 20 मेरा, 24 मेरा, 25 मेरा। तीसरा वाला कौन पढ़ाएंगे? दादा। तो पहले मॉड्यूल में कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा सम्मान का टीका लगाएंगे नाटा सर, बाकी तो सब मैं ही पढ़ाऊंगा। तो पहला मॉड्यूल तो पूरा पूरा मेरा ही है, एक टॉपिक छोड़ के, दैट इज नाटा सर। ओके, दूसरे मॉड्यूल पे आओ। क्या हो गया भाई साहब, पैसे तो पूरे भरे हैं इंटरनेट। हाँ, असेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इनके अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये मेजरली नाटा सर के अंदर आएंगे। लेकिन 19 और 28 दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ाऊंगा। कौन सा? 19 एंड 28। तो सेकेंड मॉड्यूल में 2 चैप्टर मेरे हैं, बाकी सारे चैप्टर नाटा सर के हैं। ठीक है, 19 एंड 28। गुड। मॉड्यूल 3 में
सब कुछ नाटा सर का है। तो जैसा मॉड्यूल 1 पूरा मेरा था, ऐसा मॉड्यूल 3 पूरा नाटा सर का है। बाय बैक, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांचेस एंड ऑल, ये सब नाटा सर का। तो पूरा थर्ड वॉल्यूम नाटा सर का है। फर्स्ट वॉल्यूम पूरा मेरा है। सेकेंड वॉल्यूम में भी मेरे 2 बड़े बड़े चैप्टर हैं, बाकी सब नाटा सर के, उनके भी बड़े बड़े ही चैप्टर हैं। तो समझ में आ गया? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे और नाटा सर के चैप्टर्स का। गॉट इट? तो अब आपको जैसे 2 लेक्चर लगते हैं, तो अब आपकी अकाउंटिंग, पहले ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब पेपर सेम हो गया लेकिन लेक्चर हमने सेम रखे, तो आपका कोर्स कंप्लीशन जल्दी होगा क्योंकि 2 टीचर मिलके एक ही सब्जेक्ट को एक ही दिन पढ़ा रहे होंगे। और मे भी मेरी नई बारातें आने के पहले मैक्सिमम पूरा करना चाहूँगा, क्योंकि अभी आ जाएंगे वो सब अंदर 12th की एग्ज़ाम देने के बाद, जैसे तुम आए थे पिछली बार उछलते कूदते, तो अभी आ जाएंगे मार्च में। 10 मई बैच, 10 अप्रैल बैच, ये बैच वो बैच, फिर हम हो जाते हैं भूत उन बैचेस में। तो उस मैं भूत बनूं उससे पहले मैं मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे आपका ख़त्म कर दूंगा, कवर कर दूंगा, ताकि फिर मैं पूरी तरह से ऑडिटिंग पे कंसंट्रेट कर पाऊंगा। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट माय वॉल्यूम नंबर 1, एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर पहले मॉड्यूल में सब कुछ मैंने ही पढ़ाना है आपको। बहुत बड़ा मॉड्यूल, देखने को लगता है कि वो मॉड्यूल में क्या होगा, पर आप 3 चैप्टर तो थ्योरी के हैं और चौथे चैप्टर में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लो। ये रहे 7 यूनिट दी हुई है उन्होंने चौथे चैप्टर में, तो ये बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा मॉड्यूल। और जो 19 और 28 है उनको करने में 10-10 दिन लगते हैं, है ना? मतलब मैं आपको अब पूरी तरह से समझा देता हूँ। चलिए, सबसे पहली बात आती है कि ये सब्जेक्ट क्या है। अकाउंटिंग तो हमने देख लिया, एडवांस्ड अकाउंटिंग भी हम समझते थे, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अरे अकाउंटिंग तो हम समझते ही थे, एडवांस्ड अकाउंटिंग भी हम समझते थे। ये नास पीटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? देखो यार सर, सीधी सी बात है, मुझे अपनी बात आपको समझानी है और आपको अपनी बात मुझे समझानी है, तो डेफिनेटली एक कॉमन लैंग्वेज तो होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? Once I have gone to Coimbatore for taking one student conference. तो कोयम्बटूर में जब मैं स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस लेने गया तो बाकी तो पूरा इंग्लिश में बोल रहा था, आई क्रैक्ड जोक इन हिंदी, कुछ भी समझ में नहीं आया, ताली भी नहीं बजी। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो बोले सर वी कांट अंडरस्टैंड हिंदी। और मैंने कहा मैं मेरी देश में हूँ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच कि कोई एक जोक भी नहीं समझ पाया। कोई टेक्निकल लैंग्वेज समझा रहा हो तो समझ में आता है, बट दे कांट अंडरस्टैंड इट। दैट्स वाई हमने क्या रखा फिर कि भैया हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम रखो, ताकि पूरा देश एक भाषा में बात तो कर पाए। तो प्रॉब्लम ये है, वी कांट मेक हिंदी एज एन ऑफ, हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट वी कैन नॉट मेक हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज। प्रॉब्लम है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रही, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ही समझ में नहीं आ रही, तो बात कहाँ कर रहे हो आप, बाकी ग्लोबल बात कहाँ करने जाओगे आप? अब बिजनेस की भाषा क्या है, बिजनेस रिपोर्टिंग की भाषा क्या है? किसी को अगर बिजनेस समझना हो आपका कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं बिजनेस रिपोर्टिंग। बिजनेस रिपोर्टिंग की भाषा क्या है? अकाउंटिंग। बिजनेस रिपोर्ट कैसे होता है? बैलेंस शीट के रूप में, P&L के रूप में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के रूप में, नोट्स टू द अकाउंट्स के रूप में। दिस इज ऑल बिजनेस रिपोर्टिंग। अरे मैंने आप, मेरी बैलेंस शीट को आप समझोगे कैसे? बैलेंस शीट के थ्रू ही मेरे बिजनेस को समझोगे, मेरे बिजनेस को आप समझोगे कैसे? तो आप मेरे बिजनेस को सिर्फ मेरी बैलेंस शीट से समझ सकते हो।
मेरे P&L से समझ सकते हो, मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझ सकते हो। अब अगर मैं यहाँ बोल दूं किसी को कि जिसकी जैसी मर्जी पड़े, जो जैसी अकाउंटिंग करो, तो भाई साहब फिर तो मेरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भेद ही नहीं करना है। मैं तो कह रहा हूँ जो खर्चा है साला P&L में डालो, कहाँ एसेट बनाओ और धीरे धीरे डिप्रिशिएट करो, चलो P&L में साला खत्म करो एक ही बार में टंटा, बार बार का लफड़ा ही नहीं रखना। तो अगर हम इस तरीके से अकाउंटिंग करने लग गए, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं रख रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस ही नहीं रख रहे हैं, पर्सनल नॉमिनल रियल अकाउंट क्या होते हैं हमने देखा, अरे मन्ने तो जो है वो है, ठीक है कर लो। तो और वो जो आपके 11th 12th में आपने थ्योरियां छोड़ी थी जिनको बोलते थे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंट्स, वो एक कोने में बैठ के रोएंगे कि यार क्या कर रहे हो, हमारा कुछ तो करो यार। फिर उसके बाद अभी तो आप देश में हो, फिर आपकी बैलेंस शीट्स जो हैं विदेश भी जाएंगी। इंडियन कंपनी सिर्फ BSE NSE में लिस्ट होने के लिए नहीं है। BSE कौन? हाँ, NSE कौन? अद्भुत, ये दो ही स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में कि और भी हैं? हाँ और भी है, बहुत बढ़िया है, सब याद है यार, तो बहुत स्मार्ट हो। तो और उसके बाद ये शेयर मार्केट का काम इंडिया में ही होता है कि फॉरेन में भी होता है? अच्छा, फॉरेन में भी होता है, कहाँ न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क में होता है? तभी दूर होता है। अच्छा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई एक स्टॉक एक्सचेंज, है ना, डाउ जोन्स, क्या क्या नाम बता रहे देखो सब लोग, है ना। ठीक, बहुत बढ़िया, तो इतने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस में आप शेयर से फंड रेस करने जाते हो, मान लो इंडियन कंपनी को फॉरेन में जाना है फंड रेस करने के लिए, तो वो बोलेंगे बैलेंस शीट लाओ, फिर हम देंगे उनको बैलेंस शीट, वो बोलेंगे कैसे बनाई, हम लोग बोलेंगे हमने जैसा चाहा वैसी बनाई। बोले यार तुम कैसा चाहते हो? बोले हमारे इंडिया में ऐसा चाहते हैं। यार हमारे अमेरिका में तो ऐसा नहीं चाहते। भैया अपनी चाहत में फर्क है, तो भैया ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारी बैलेंस शीट हमारी समझ से गलत बनी हुई है। ये हम ईस्ट के लोग हैं, हमारी समझ तुमसे ज्यादा विकसित है। बोले होगी तो वहीं पैसा उगा लो, यहाँ क्यों आए? हेलो, लैंग्वेज इज बिकमिंग अ बैरियर। उनको हमारी बैलेंस शीट ही समझ में नहीं आ रही, उनकी कंपनी हमारे यहाँ आई, बोले हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहते हैं, आओ साहब बैलेंस शीट लाओ। उनकी बैलेंस शीट उठा के देगी, समझ ही नहीं पड़ रही साला क्या कर रहे हैं। हमने कहा यार ये क्या कर रहे हो? बोले हमारे ऐसे ही होता है। हमने कहा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम तुमको ऐसा नहीं करने दे सकते। अब ये डिफिकल्टीज जब आने लगी 60s 70s 80s में, कि यार बैलेंस शीट एक देश की दूसरे देश में ही समझ में नहीं आ रही। अच्छा, उस समय तक देशों में भी अपने अकाउंटिंग जिसको जैसी करनी है वो वैसी करता था, जब तक कि कोई घोर ऑब्जेक्शन नहीं उठा ले तब तक आदमी अपने हिसाब से अकाउंटिंग मैनिपुलेशन कर ही लेता था। 70s की बात बता रहा हूँ। 70s में प्रॉब्लम आना चालू हुई कि इंडियन कंपनीज थोड़ी सी डेवलप होने लगी, इंडिया के अंदर ही पब्लिक इशू आने लगे। धीरू भाई अंबानी तो बाद में लेट 80s में धीरू भाई अंबानी भी आ गए, तो उससे पहले पूरे वर्ल्ड में तो कल्चर डेवलप हो ही चुका था कंपनियों का। तो वहां से चालू हुआ कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको अकाउंटिंग के लिए ग्रामर तो बनानी पड़ेगी। इंग्लिश में ग्रामर क्यों होती है? ग्रामर की क्या जरूरत है, इंग्लिश ही पढ़ा दो। करेक्ट इंग्लिश, ग्रामर मीन्स व्हाट? स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश। तुम यूं कुछ भी है लगा लो, लेकिन नियम के हिसाब से क्या लगेगा, पंक्चुएशन क्या होते हैं, नियम के हिसाब से एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। तो जब इंग्लिश के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम क्या लेके आए? ग्रामर। तो अकाउंटिंग के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम क्या लेके आए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये डेवलपमेंट इंडिया में भी हो रहे थे और इंडिया से बाहर भी हो रहे थे।
इंडिया में डेवलपमेंट क्या हो रहे थे। आपने इंस्टीट्यूट की साइट देखी हुई है? गुड। अब मैं आपको इसकी कमिटीज पे लेके चलता हूं। नॉन स्टैंडिंग कमिटीज, इतनी सारी कमिटीज। इनमें सबसे पहली कमेटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो ये आपकी कमेटी है, ASB, ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या होता है और कैसे होता है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आया कब, कहां से आया, तो ये आप जानकारियां अगर लेने जाओगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड की, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाने का काम किसने किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI ने। लेकिन ICAI के इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इंडिया में हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंट्स करें। 1973 में एक इंटरनेशनल वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। 1973 की बात बता रहा हूं, जब मैं 2 साल का था, तब इंटरनेशनल लेवल पर एक वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन बना। उस वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। उसने क्या किया, उसने कहा कि पूरे वर्ल्ड को किस तरीके से अकाउंटिंग करनी चाहिए ये हम बताते हैं। और उसने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर स्टैंडर्ड निकालना चालू किए, और उन सारे स्टैंडर्ड्स को कहा जाता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या कहा जाता था? और उस IASC ने पूरे वर्ल्ड की अकाउंटिंग बॉडीज को ये कहा कि देखो सर, वर्ल्ड की अकाउंटिंग बॉडी मतलब इंडिया की अकाउंटिंग बॉडी कौन, ICAI। ऐसे जैसे इंडिया में है ICAI, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, यूरोपियन कंट्रीज में है, US में है, UK में है, हर जगह अकाउंटिंग बॉडीज जो अकाउंटिंग प्रोफेशन को गवर्न कर रही हैं, लीडिंग गवर्निंग बॉडीज ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन। तो IASC ने 1973 में ये कहा कि भाई हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि अकाउंटिंग की एक कॉमन लैंग्वेज बने, अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्स को खत्म किया जाए, कम किया जाए, क्रिएटिव अकाउंटिंग को रोका जाए, मैनिपुलेशंस को रोका जाए। इसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज बनाई जाएगी। तो भाई उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज बना दी जिनको कहा गया IAS। और फिर जितने वर्ल्ड की अकाउंटिंग बॉडीज थी उनको जा जाके बोला कि देखो भैया, ये हमने जारी किए हैं, आप भी कोशिश करके अपने यहाँ ऐसा कुछ करो। अब 73 से हमको लग गए 4-5 साल। हमने 79 में जाके ICAI ने इनिशिएटिव लेना चालू किया, और फिर ICAI ने क्या किया, अपने यहाँ बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ पढ़ के उनमें से क्या हम अडॉप्ट कर सकते थे क्या नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें इंटरनेशनली ज़्यादा रेलेवेंस की थी, हमारे यहाँ रेलेवेंस की थी ही नहीं। हमारा सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत अलग था, उनका सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत अलग था। तो हमने उनको अपने हिसाब से बना करके लागू किया, जिन्हें हमने नाम दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या नाम दिया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
तो 1 मिनट, पैरेलल डेवलपमेंट चल रहे हैं। इंटरनेशनली 1973 में कौन आया? IASC। 5-6-8 साल बाद इंडिया में कौन आया? ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उधर चालू हो गए बनना IAS, यहां बनना चालू हो गए AS। 2001 तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर G20 नेशंस बने, वर्ल्ड ओवर इमर्जिंग इकोनॉमीज इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि साहब G20 कहने को 20 है, बट यूरोपियन यूनियन पूरा उसमें शामिल है, तो बहुत सारी कंट्रीज है। वो लगे कि 20 लोग हैं, पर ये 20 नहीं है, बहुत बहुत सारे हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज। मतलब देखा जाए तो सिर्फ ब्रिटेन ही अलग हटा दो, बाकी तो क्या बचा, तो सभी सभी आ गए थे उसमें। US थोड़ा सा लग जाता है। तो इन सब ने डिसाइड किया कि अपन एक बिजनेस एग्रीमेंट पे साइन करेंगे कि हम सारी कंट्रीज का ट्रेड कैसा हो। कैट एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं। तो गैट एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट, इस तरीके की बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड ट्रीटीज हुई बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, जो आज भी चल रही हैं कि कंट्रीज हम जो आज विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उन्हीं शर्तों पे कर रहे हैं जो G20 नेशंस ने सेट की। तो G20 नेशंस का कहना था कि यार अब इतना सब कर रहे हैं तो अकाउंटिंग भी सेट करो, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस करना है तो भरोसे पे करना है, और भरोसा आएगा बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट होनी चाहिए स्टैंडर्डाइज। तो सबने कहा हर एंटिटी के हर कंट्री का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, काम चल तो रहा है। बोले सर गड़बड़ है, हर कंट्री अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रही है, क्योंकि सबने IAS एज इट इज थोड़ी लगाया है, सबने IAS को तोड़ मरोड़ के लगाया है। तो फिर बात हुई कि नहीं 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 नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब आप एक काम करो, IASC को बोलो कि वो सभी कंट्री के हिसाब से रीड्राफ्ट करें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। IASC ना तू चेक कर देगी सर, ये तो मुश्किल है अब इतना आप लोगों की। तो फिर G20 कंट्रीज ने बोला कि अपन एक नई बॉडी बनाते हैं। उस नई बॉडी का नाम रखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और 2001 में उस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने टेक ओवर कर लिया किसको? IASC को। हेलो। जिस दिन टेक ओवर किया उस दिन तक 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ चुके थे। जिस दिन टेक ओवर किया उस दिन तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुके थे? 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ चुके थे इंटरनेशनल लेवल पे। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि अब ये जो IASB बना है, ये इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पुनर्विवेचना करेगा, एक बार अच्छे से उनको देखेगा, जो अमेंडमेंट करना होंगे, जो सुधार करना होंगे, जो इम्प्रोवाइजेशन करना होंगे वो करेगा, नए सब्जेक्ट्स पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करेगा। ये सारा काम किनका रहेगा? IASB का। तो IASB ने फिर डिसाइड किया कि जितने भी नए स्टैंडर्ड अब वो इशू करेंगे उनका नाम अलग होगा। पुराने उनका नाम क्या है? IAS। अब जो मैं नए इशू करूंगा या तो इनको बंद करके नए लाऊंगा या बिल्कुल ही नए लाऊंगा, जो भी करूंगा उनका नाम नया रहेगा। और उनका नाम रखा गया IFRS। क्या बोले जाता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। दैट क्लियर? G21 हो गया सर, अब अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है। बिल्कुल सर, आप UPSC दे यार। नाउ इंपॉर्टेंट इज कि IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IAS मतलब? अच्छा, IAS और IFRS में क्या अंतर?
IAS is old series of international accounting standard issued by IASC. What are IFRS? New series accounting standards issued by IASB, which has taken over IASC. ये भगवान क्या क्या पढ़ा रहा है ये आदमी। लॉ पढ़ाता था यार, लॉ अच्छा था यार, ये कहाँ आ गया है पढ़ाने। शट अप। लॉ का कोई टीचर नहीं था इसलिए मैं पढ़ा रहा था। लॉ वॉज नॉट माई सब्जेक्ट एट ऑल। बता दूं आपको, एक्सीडेंटली लॉ पढ़ाना चालू किया था मैंने, क्योंकि लॉ का टीचर चला गया और कोई आया नहीं। नाटा सर ने कहा तू अच्छा एंटरटेनमेंट कर देता, तू ही पढ़ा दे। तो साला जोकर बन के रह गया मैं लॉ में। गाय ने बकरी, ए ने बी को बकरी बेची ने गाय खरीदी, यही कर रहा हूँ मैं वहाँ फाउंडेशन में अभी भी। हाँ घोड़ा, ए ने बी को घोड़ा भेजा, खत्री सर अभिजीत सर के बीच में घोड़ा बिकवा रहा हूँ मैं वहाँ। हाँ यार, आई एम नॉट फॉर दैट यार, मैं उसके लिए हूँ ही नहीं यार। मैं नाम क्या कैसे ये लगा हुआ यार, कैसी बात कर रहा हूँ। तो तुम बिल्कुल लॉ से कंपेयर ही मत करना है। लॉ इज नॉट एट ऑल माई कप ऑफ टी, दो नाउ इट इज माई केटली। हाँ मतलब लॉ तो अपना दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था, वो तो कोई टीचर ही नहीं, एक टीचर थे वो भग गए, हम आ गए तो दूसरे को भगा लिए तुम लोगों ने। अब मैं साला वहीं लॉ में फंस गया हूँ। तो मैं तो लॉ कभी पढ़ाता ही नहीं था, आई एम मींट फॉर दैट ऑन दीज ओनली। तो भाई पूरे राम भरोसे कहाँ से आ रहे हो? ले आज से ज्वाइन किया क्या? कल से? थोड़ा लेट हो गया तो थोड़ा क्या मतलब, गजब ही लेट हुआ है। थोड़ा क्या मतलब, ये मैडम भी गजब लेट आई यार, क्या कर रहा। अच्छा पहले आ गए थे, बाहर खड़े थे क्यों? अच्छा। सो देखो यार, मेरी क्लास में लेट आने पे मैं बिल्कुल डांटता नहीं हूँ, क्योंकि डांटने का हक उसको होता है जो खुद, तो ऐसे फालतू काम में नहीं करता। इम्पोर्टेंट ये है कि अब तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब फालतू बात करें हम। हाँ, तो अब IFRS आ गए। अब फिर G20 कंट्रीज की मीटिंग हुई, अगली समिट वापस हुई। बोले भैया वो उन्होंने IFRS जारी कर दिए, अब करना क्या है? बोले भाई साहब, कंट्रीज के बीच में ट्रेड तो तब होगा जब सारी कंट्रीज जो ट्रेड करना चाहती है वो IFRS कंप्लायंट बने। IFRS कंप्लायंट बने मतलब भैया इंटरनेशनल बिजनेस करना है, हाँ IFRS फॉलो करो। कंट्री को बोलो IFRS फॉलो करे, कंट्री लाओ सब IFRS फॉलो कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला चलो रे IFRS फॉलो करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, क्या हम IFRS को लागू कर दें? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कहा साहब हमने सारे IFRS पढ़ लिए, हमने सारे IAS पढ़ लिए, ये IFRS और IAS इंडिया में एज इट इज नहीं लगाए जा सकते। मिनिस्ट्री का ऐसे कैसे नहीं लगाए जा सकते? पाकिस्तान 2011 से लगा के बैठा है। इंस्टीट्यूट ने कहा जिसके ट्रांजेक्शन ही नहीं हो वो कुछ भी लगा लेगा। अकाउंटिंग करने के लिए कुछ है? जब अकाउंटिंग करने के लिए कुछ खास नहीं है तो कुछ भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? भैया यहाँ पे शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाएंगे, एज इट इज इंटरनेशनल लगा दिए तो बैलेंस शीटें हिल जाएंगी इधर उधर, पता चला अपना कैपिटल मार्केट डूब गया, क्यों बोले नहीं ऐसा आया? तो सब ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कई कंट्रीज में ऐसी समस्या होगी, सब ऐसे नहीं लगा सकते हम। तो फिर उसको बोला गया IASB को, बताओ यार ये तुमने जो दे दिया ये एज इट इज तो नहीं लगा सकते हमारी कंट्री में, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या है, अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से चलती है। अगर अभी आप चाइना में जाओगे, चाइना एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। चाइना में ऐसा पब्लिक इशू का कंसेप्ट ही नहीं है, वो बैंक की पार्टनर रहती है। अपने कैसा है, ठेले वाला भी शेयर पे पैसा लगा रहा है, चाय वाला भी पैसा लगा रहा है शेयर में,
अब तो जीरोधा अकाउंट आ गया, उसके तो मोबाइल पे ही दिन में शेयर खरीदता है, चाय केटली में डाल के पिलाता है, फिर बेच देता है। तो हम तो, हमारे यहाँ तो इस हद तक पब्लिक इशू है। चाइना तो बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ की कंपनी और वहाँ की बैंक है, कंपनी बढ़ता दिखता है, बैंक पहुंच जाती है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए बोले ले ले। वहाँ लोन वोन नहीं है, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट ही है। बैंक्स आर बिकमिंग पार्टनर ओवर देयर। जापान अलग चलता है, कोरिया अलग चलता है। तो अलग अलग एंटिटीज जो हैं वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड में, वो सब अपने अपने हिसाब से बिजनेस चलाती हैं। तो हर जगह एक ही लकड़ी से आप नहीं हाँक सकते। तो फिर आईएएसबी ने सोचा कि आईएफआरएस कंप्लायंट कैसे बनाएंगे अब वर्ल्ड को। तो उन्होंने कहा चलो दो ऑप्शन देते हैं, या तो आप अडॉप्ट कर लो जैसा पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान से बोला होगा तुमको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, बहुत करना है, आईएफआरएस कंप्लायंट बनो। कैसे बने, ये देखिए, ये है आईएफआरएस और ये है आईएएस, लगाइए। कल से ही चालू से चलो रे, लगा लो सब। अडॉप्शन, adopting as it is what, IFRS, IFRS IAS दोनों, adoption as it is। हमने इंडिया में बोला नहीं हो पाएगा, तो हमको एक लिबर्टी दी गई, हमको और हमारी जैसी और कंट्रीज को लिबर्टी दी गई कि आप लोग एक काम करो, आप लोग जो हमारे आईएएस और आईएफआरएस में दिया है उसमें से मिनिमल चेंजेस कर लो। मिनिमल मतलब जितने कम से कम हो सके। कुछ हटाना है तो हटा दो। देखा नहीं सर, खाली हटाना नहीं है, तुम लोगों ने कुछ चीजें नहीं दी जो हमारे भारत में बहुत जरूरी है, हमें उनको जोड़ना भी है। तो हमें कुछ कुछ हटाने की और कुछ कुछ जोड़ने की क्या दी जाए, इजाजत, अप्रोच में। तो फिर आईएफआरएस ने एक स्टैंडर्डाइजेशन किया और कहा कि ठीक है, कोई भी कंट्री अगर आईएफआरएस कंप्लायंट बनना चाहती है तो उसके पास दो ऑप्शन है, पाकिस्तानी अप्रोच अडॉप्शन, या हिंदुस्तानी अप्रोच कन्वर्जेंस, नया नाम, दैट्स कॉल्ड कन्वर्जेंस। और जो हटाया उसको बोलते हैं कार्व आउट्स, और जो जोड़ा उसे बोलते हैं कार्विन्स। कार्व आउट एंड कार्व इन। तो अगर आप कार्व आउट और कार्व इन करते हो तो वो क्या कहलाता है, कन्वर्जेंस। और अगर आप सीधे ही अडॉप्ट कर लेते हो तो क्या कहलाता है। अब इंडिया में हमने कहा ना, हम एज इट इज थोड़ी लेंगे, हम क्या करेंगे, कार्विन और कार्व आउट करेंगे। अब कार्विन एंड कार्व आउट कर दिया तो ये वो तो नहीं रह गया जो आईएएस और एफआरएस है, ये वो तो है ही नहीं। तो इसका नया नामकरण करो, तो इसका नया नामकरण हुआ इंड एस। सर बहुत हो गया ना, नहीं नहीं नहीं, दिमाग का दही हो गया, बहुत सारी टर्म हो गई, इसकी भैंस की टांग। आप पहले बताओ क्या हुआ क्या है यहाँ पे यार, मेरे को समझ समझ नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, आप कुछ करो। अरे सर नहीं नहीं, आप कुछ करो। अभी कर देते हैं यार तेरे इंतजाम, पहले मैं तुमको ना, आओ अब अपन चालू करते हैं। सुनो सुनो, ऑनलाइन प्रिंटर हो क्या। सबसे पहले एक वर्ड समझते हैं। हाँ, इसकी टी शर्ट है मेरे पास। इसे कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये सदियों से भारत भारत और भारत के बाहर इंटरनेशनली रहे हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे अक्रूवल,
गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से पहले भी ऐसा थोड़ी था कि अकाउंटिंग जंगल राज था। भाई साहब, संविधान नहीं बना था तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम सब जंगली थे। उससे पहले भी कोई ना कोई नियम होंगे, है ना। और बोले पहले कहाँ जज ने, कोई पुलिस ना अदालत, कुछ भी नहीं थी। हाँ तो फिर रामायण भी थी, महाभारत भी थी, तो वहां भी लोग रहते ही थे, है ना। तो सम वैल्यूज वर स्टिल देयर, तो उन्हें हम बोलते हैं गैप्स। अब जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल चलते रहे, उसके बाद हमने जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो भागों में बांट दिया। इंटरनेशनल गैप्स एंड इंडियन गैप्स। इंटरनेशनल गैप में हमारे पास दो आ गए, एक IASC वाले और एक IASB वाले। IASC वाले जो आए उनको हमने क्या बोला बेटा, IAS। और IASB वाले आए उन्हें हमने क्या बोला, और उससे पहले उन्होंने ये सारे IAS भी अडॉप्ट कर लिए। ये IAS 1 से 41 तक जो इन्होंने दे दिए थे वो तो दे ही दिए, है ना। ये तो एज इट इज ले आई है क्योंकि इसको टेक ओवर कर लिया। 2001 में, ये 1973 से था। तो 1973 से 2001 तक जो इन्होंने इशू किए थे वो सारे के सारे टेक ओवर कर लिए और नए न्यू सीरीज यहाँ से इशू कर दी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यू सीरीज। ओ भाई, समझ में आया। जब विश्व में ऐसा कुछ हो रहा था तो हम यहाँ तालियां नहीं बजा रहे थे, हमारा भी कुछ 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 चल रहा था। हमारा जो कुछ कुछ चल रहा था उसमें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी कर दिए थे। हेलो। उसके बाद जब बात आई कि इंडियन गैप्स में थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा और इंडिया को IFRS कंप्लायंट बनना है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इंड एस निकाल लिए। क्या निकाले, ये इंड एस कौन से इंड एस हैं, इंड एस ऑल आर बेस्ड ऑन इंडियन, इंडियन एस बेस्ड ऑन IFRS प्लस, और हमने क्या बना लिए, इंड एस। इज दैट क्लियर। तो आज की तारीख में हमारे इंडिया में कितने टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो एएस और इंडेस। ऐसा नहीं हुआ कि ये एएस खत्म कर दिए गए। छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे कौन लगते हैं, एएस, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे कौन लगते हैं, और एएस और इंडेस दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, और IFRS और IAS दोनों मिला के क्या कहलाते हैं। कोई 5 कलर के चार्ट और 4 कलर की स्लाइड नहीं चाहिए, दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए। तुमको टेबल सजी हुई चाहिए कि रिजल्ट सजा हुआ, बस इसमें अंतर करना सीख लो। और नोट्स मेरे ऊपर तो कभी हावी नहीं हो सकते। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई मुझे बोले कि असीम सर तो ठीक है, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। टीचर से बढ़ के नोट्स कैसे हो सकते हैं, आप बताओ। तो टीचर कमाल सही नहीं है इसलिए वो पेकिंग बढ़ा रहा, और क्या। तुम यार मेरे को बताओ, तुम कितने मिनट बैठे हो अभी मेरे साथ, हार्डली अपने को हुए 45 मिनट।
45 मिनट में आपने मेरे से जितने कंसेप्ट समझे हैं मैं उनकी अब लिस्ट बनाता हूँ। तुम्हें ये मालूम है कि गैप क्या होता है? खाली ये नहीं मालूम है कि गैप क्या होता है, ये भी मालूम है कि गैप क्यों बनाए जाते हैं। क्योंकि एक ग्लोबल लैंग्वेज है भाई अकाउंटिंग की, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये मालूम है कि IASC कौन था? तुम्हें ये मालूम है कि IASB कौन है? तुम्हें ये मालूम है कि ASB कौन है? तुम्हें ये मालूम है कि IAS कौन है? तुम्हें ये मालूम है कि IFRS कौन है? तुम्हें ये मालूम है कि AS क्या है? तुम्हें ये मालूम है कि इंड एस क्या है? तुम्हें ये मालूम है कि कन्वर्जेंस किसे कहते हैं? तुम्हें ये मालूम है कि अडॉप्शन किसे कहते हैं? तुम्हें ये मालूम है कि कार्विन क्या होता है? तुम्हें ये मालूम है कि कार्व आउट क्या होता है? लो, जोक, मॉकरी, 50 तरीके के दृष्टांत जिनकी कोई जरूरत नहीं है, वो इनके बीच में मैं फंसा सकता था। 4 बार आपसे तालियां भी पिटवा सकता था फोकट की बातें करके, और मैं यहाँ नाना पाटेकर स्टाइल में भी चालू हो सकता था। वहां था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यहाँ आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, दोनों ने मिलकर माइकल जैक्सन की छठी औलाद पढ़ाने क्यों आया डांस कर? आप मुझे बताओ, एक टीचर को टीचर रहने देने में कोई दिक्कत है क्या आपको? पिछले 45 मिनट से एक टीचर की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या बुरा लग रहा है कि अरे मजा नहीं आ रहा है, इसका एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, तो डांस करूं यहाँ? जोश से पढ़ाओ। क्यों, कहीं का लड़ने जा रहे हो क्या? ज्ञान तो ज्ञान है भैया, तो ऐसे ही दिया जाता है। अभी आपको क्लियर हुआ कि नहीं कि ये सब चीजें क्या है? एक बार ऐसे मस्त लिखा देते हैं ना सर, तो आग लग जाती है। लिखा हुआ है अपने मॉड्यूल में, और तो मॉड्यूल तो खुलवाया ही नहीं आपने। अभी खुलवा देंगे मॉड्यूल भी, पहले कर्टन रेजर तो करूं, माहौल तो बनाऊं कि क्या है। रुको 1 मिनट। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अब आप आ जाओ। कोई सोया तो नहीं? सो तो सकता ही नहीं बेटा, सो कैसे सकता है? जिसने जो अभी सोया उसके अगले 6 महीने की नींद उड़ जाएगी। आ जाओ, चलिए। अब आप देखो, अब ये बोलना चालू करते हैं गैप। हुए चालू। पहला वर्ड आपको मिल गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। चलो, फिर यहाँ आ गया IFRS, आया कि नहीं? फिर यहाँ आ गया AS इंड AS। हेलो। फिर आप आगे जाओगे तो अब क्या है, मॉड्यूल को पहले आपको बताना चाहिए कि ये सारी चीजें हैं। अभी मैंने आपको मॉड्यूल पढ़ने के लायक, मतलब मॉड्यूल का पहला पेज पढ़ाऊं कैसे जब तक आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं हो? मैं ऐसे ही यहाँ से पढ़ाना चालू कर दूं तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ना है? अभी आपके पास पूरा नॉलेज है, अब आप अपनी कॉपी में ये पूरी चीज बना सकते हो। आ गई? ओ भाई,
इधर चला गया यार मेरा। अभी मैं, एक मिनट, आप सिर्फ ये बना लो, बाकी तो मैं आपको लिखवाऊंगा। जस्ट ड्रॉ दिस। कॉपी बनाइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अलग, कि एक ही कॉपी में भरे जा रहे हो बाणियों। मारवाड़ी और गुज्जुओं से विशेष निवेदन की अलग अलग कॉपी बनाएं। हाँ। जो हम इंटर में पढ़ेंगे एएस, वो एएस है या इंड एएस? एएस है। और इंड एएस कब पढ़ेंगे? फाइनल में। कॉपी कितने पेज की बनानी है? 200 पेज की। 150 की बना लोगे तो भी चलेगा। नोट्स तो आप ही ने बनाए। कौन से नोट्स? जो बने हुए हैं? हाँ, मैंने ही बनाए हुए हैं। तो उससे क्या होगा? ऑनलाइन वालों को डाउट? इंटरनेशनल वाले पढ़ेंगे फाइनल में। आईएएससी और ये, अरे सबके फुल फॉर्म लिखवाऊंगा कल फुर्सत से। एएस पूरा थ्योरेटिकली है क्या? नहीं दादा, थ्योरेटिकल नहीं, बहुत प्रैक्टिकल है। इतने कैलकुलेटर चलवाऊंगा, मजा आ जाएगा। डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग, टाइम वैल्यू, वैल्यू सब लेके आऊंगा। अभी तुम रुको तो सही। कोई अगर तुमको ये बोलता हो मिले कि एएस तो पूरा थ्योरेटिकल, लपड़ मार देना, एक लात भी देना। क्या हुआ सोनी जी, बहुत चुप हो तुम? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, लॉ में तो बहुत पटर पटर करते थे तुम। यहाँ बोलती बंद क्यों है तुम्हारी? है? धीरे धीरे इज्जत मेंटेन कर रहे हैं तू मतलब? नए बच्चों के बीच में इंप्रेशन नहीं जमाना तेरे को। आज घर पर क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है। मजे करो। तुम मेरे सब्जेक्ट में मत टेंशन लो। आज क्या हुआ था क्लास में, मेरी थोड़ा लेट हो गई। कुछ भी नहीं हुआ बे, हम तो पढ़ाते ही कहाँ, मस्खरी करते दिन भर। सारे सब्जेक्ट की कॉपी कितने पेज की बनानी है भैया? सब सब्जेक्ट वालों से पूछो। मेरी अलग बना लेना भैया। एएस की 150 से 200 पेज की, और ऑडिट की भी 150 से 200 पेज की अलग कॉपी। और रोज अलग लाएंगे कॉपी। गुड। फाउंडेशन का रिजल्ट कब तक आएगा? जब आएगा, जब आएगा, तो क्या टेंशन ले रहे हो? काम करो, फल की इच्छा मत रखो। क्या भैया, बना लिया क्या? ठेके पे वेके पे देने वाले बच्चे तो नहीं बैठे ना? या नहीं थे यार फाउंडेशन में भी? एक कसम से इस बार तो इतनी प्यारी बैचेस थी फाउंडेशन की। हाँ बिल्कुल, सेवा दल के कोई भी लोग नहीं थे उसमें। होते हैं ना सेवा भावी कुछ बच्चे, बेबी तुम्हारे लिए पानी की बोतल भर के ला दूं, बेबी मैं तुम्हारा लिख दूं बेबी, ऐसे सेवा भावी बच्चे थे नहीं, सब बड़े सख्त। हाँ मतलब सख्त संयमित बच्चे थे हमारे। कोई भी इस टाइप के बच्चे किसी भी बैच में नहीं पाए गए कि जिन्होंने ऐसा मतलब ऑलवेज रेडी फॉर यू टाइप के नहीं थे। तो आए, अभी भी नहीं आएंगे मुझे ऐसा। और जो बाहर से बच्चे आए वो भी बहुत डिसेंट प्रतीत होते हैं। नहीं है ही मतलब, दिख ही रहे हो तो। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ आ गए हो ना, अब आप नाटा में हो, है ना? और जहाँ से भी आप आए हो उन टीचर्स के लिए भी हमारे मन में डीप रिगार्ड्स है। तो आप बिल्कुल मत चिंता करो। जितने भी टीचर्स ने पूरे एमपी में पढ़ा रहे हैं, वो सब हमसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो सब हमारे ही स्टूडेंट्स रहे हुए हैं। जिनसे भी आप पढ़े हैं वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे फील मत करना कि
ये नाटा वाले और ये नॉन नाटा वाले, आपको एक बार भी डिस्क्रिमिनेशन हमारी तरफ से तो नहीं मिलेगा। अब आप अपने मन में ग्रंथि पाल के बैठ जाओ तो बात अलग है। गॉट इट? जिसको जहाँ करना था उसने वहां से फाउंडेशन किया, डजेंट मैटर। इंटर में अब सब नाटा में हो तो सब नाटा के ही हो। अब नाटा के भी क्या, हमारे भी कब तक, वो तो तुम्हारे मम्मी पापा के बच्चे। सो नाटा की कोई और ब्रांच है क्या? अरे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नाटा नाम हो सकता है, ब्रांच नहीं है। हम ही हैं ओरिजिनल, एक ही पीस। भगवान ने मना के भेजा है, हमने ही क्लास चालू की थी, हम ही इसको बंद करेंगे ऐसा लग रहा हमको। मैंने नाटा सर को बोल दिया, मैंने कहा ये सेकंड जनरेशन टेक ओवर कर रही है धीरे धीरे, भगवान दो तीन मेरे और आपका भी रिप्लेसमेंट ले आए तो क्लास आगे तक चलती रहेगी, नहीं तो अपन ने ही शटर चालू किया था, अपन ने शटर बंद कर देंगे और क्या। नाटा सर और हम लोगों ने गैरेज से चालू की थी क्लास। नाटा सर शटर उचकाते थे, मैं झाड़ू लगाता था। और बेंच साफ कर देते थे, थोड़ी देर बाद बच्चे आ जाते थे, बच्चों ने एक आध बार देख लिया कि सर लोग तो झाड़ू लगाते हैं और बेंच साफ करके अपने को बिठाते हैं, तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं। बोला हम आपको नहीं उठाने देंगे, फिर बच्चे झाड़ू। हम सब लोगों ने ऐसे ही क्लास चालू की थी सिल्वर मॉल के सबसे छोटे नीचे रूम में, गैरेज में। वी हैव स्टार्टेड लाइक दैट ओनली। तो अब यहाँ तक आ गए। तो 70 स्क्वायर फीट की दुकान से 70,000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन में, जब नाटा सर आते थे अपनी लूना पे, मैं आता था अपनी साइकिल पे, बढ़िया क्लास चलती थी, शानदार। चाय भी पीते थे हम गुमटी की, वहीं से चाय पी के पढ़ाने बैठ जाओ, मस्त, बहुत मज़ा आता था। अभी भी उतना ही मज़ा आता है पढ़ाने में। तो चलिए, पढ़ाई कब चालू होगी? अरे ये टीप रहे थे तो इनसे बात कर रहा था मैं, अब आप चाय चाहते हो मतलब? ये क्या है? यही पढ़ाई है? चलिए, बाकी की बातें कल करते हैं। कितना टाइम था? 11 तक का ही था। अब कौन आएगा?